तब मेरे घर किराएदार बनकर आया था। पापा के गुजर जाने के बाद हमारी जीविका का एकमात्र साधन घर का किराया ही था। मैंने देखा माँ हमेशा किराएदार से बचने की कोशिश करती, उससे हमेशा फैसला बनाकर रखती। माँ किराएदार से मेरे माध्यम से ही बात करती, खुद उसके सामने कभी नहीं जाती। जब कभी वह दोनों आमने सामने होते तो कभी भी नज़र नहीं मिलाती। एक दिन मेरी माँ और वह किराएदार पर्दे के पीछे बातें कर रहे थे। मैं अचानक कॉलेज से आ गई। किराएदार की सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए। तो दोस्तों, अब होती है मेरी कहानी की शुरुआत। मेरा नाम नैना है, मेरी उम्र 18 वर्ष है। वह मेरे घर किराएदार बनकर आया था। पापा के गुजर जाने के बाद हमारी जीविका का एकमात्र साधन यही घर था, जिसके निचले हिस्से को हम किराए पर देते थे तथा पापा की आधी पेंशन से किसी तरह घर गुजर कर लेते थे। कहते हैं ना, बुरे दिन आते हैं तो आते ही जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। पापा के जाने के बाद माँ ने लगभग हाथ ही पकड़ ली थी। डॉक्टर कहते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बस मानसिक बीमारी है। अकेली जितना होता बस करती रहती थी। घर का पूरा काम करके कॉलेज जाती थी। वहाँ भी माँ की ही फिक्र लगी रहती थी। पहले जो किराएदार थे शादीशुदा थे, उनकी पत्नी भली औरत थी। तब मैं उनके भरोसे माँ को छोड़कर कॉलेज चली जाती थी, मगर उन्हें घर छोटा लगता था, इसीलिए घर छोड़कर चले गए। इसमें उनकी गलती नहीं थी। घर था ही इतना छोटा कि कोई भी पूरा परिवार अच्छी तरह नहीं रह सकता है। हमारी मजबूरी थी। पापा ने मुश्किल से यही बनवाया था। हम चाहते थे कि कोई परिवार वाला ही किराएदार रहे, मगर कई महीने घर खाली रहने के बाद भी कोई परिवार वाला किराएदार नहीं मिला। अंत में मुश्किल से यही अकेला किराएदार मिला, जिसे देखा मजबूरी थी इस किराएदार की। उम्र मेरी माँ के लगभग थी। देखने में रोकदार मगर शरीफ आदमी था। पहले तो कुछ महीने तक हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि उससे मुलाकात बहुत कम ही होती थी। वह सुबह जल्दी चला जाता और रात में देर से लौटता। शायद वह किसी कंपनी में मुलाजिम था। किराए वह बिल्कुल समय पर देता था। संडे को उसकी छुट्टी रहती थी, तो भी वह कमरे में बंद रहता। हम दोनों माँ बेटी को अजीब लगता। एक दिन किराएदार, वह भी खामोश रहने वाला। साथ रहने वाले लोग अगर चुप्पी साध ले तो बुरा लगता है। वैसे हमने भी कोशिश नहीं की थी। लोगों की एक साधारण सोच होती है, गाय घास से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या। बस इसीलिए हम किराएदारों से ज़्यादा फ्री नहीं होते, जबकि ज़रूरत पड़ने पर मकान मालिकों को फ़ायदा उठाने में देरी नहीं लगती। मगर हम लोग ऐसे नहीं थे। एक बार पैसे की दिक्कत के कारण हमारा 2 महीने का इलेक्ट्रिक बिल बाकी रह गया था। सुबह 10 बजे अचानक बिजली विभाग वाले मीटर काटने आ गए। मुझे कॉलेज की देरी हो रही थी। माँ बिजली वालों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगले महीने बिल भर देंगी, मगर मीटर काटने वाला बदतमीजी पर उतर आया। तभी किराएदार ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला और बिजली वालों को माँ के साथ बदतमीजी करते देखकर रुक गया। उसने बिजली काटने वालों से पूछा कि मीटर काटने से पहले नोटिस दिया जाता है, तुमने दिया क्या? बिजली वाला उनसे भी उलझ गया। फिर जो उस किराएदार का रौद्र रूप पहली बार हम लोगों ने देखा, उसने बिजली वालों को गला पकड़ और घसीटते हुए गेट के बाहर ले जाने लगा। हमें लगा कि कहीं बात ना बढ़ जाए। वह सरकारी आदमी था। मैं भी उसके पीछे भाग। किराएदार ने गेट के बाहर बिजली वालों को खड़ा किया और कहने लगा, तुम बिना नोटिस के किसी अकेली महिला के घर में घुसकर हंगामा कर रहे थे। मैं अभी पुलिस में तुम्हारी खिलाफ FIR लिखवाता हूँ। बिजली वालों ने अपनी गलती स्वीकार की और बिल आज भी भर देने का अनुरोध किया और वहाँ से खड़े हुए। किराएदार ने जिद करके हमसे बिजली का बिल मांगा और जाकर भर दिया। हम दोनों माँ बेटे को अच्छा लगा। अब हमने जानना कि खामोश रहने वाले लोग और सामाजिक नहीं होते। अगले संडे को वह अपने कमरे के बाहर हिस्से में झाड़ू लगा रहा था। माँ ने ऊपर के खिड़की से देखा तो उन्हें बुरा लगा। माँ ने मुझे कहा कि जाकर उसे झाड़ू लगाने से रोक। जब तक मैं नीचे आती तब तक उसने अपना काम कर लिया था। फिर हमने उसे चाय के लिए पूछना शुरू किया। कई बार ना करते हुए एक बार हाँ कर दिया। फिर चाय का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद कभी कभी कुछ विशेष व्यंजन बनता तो कभी भी
माँ देने की शुरुआत हो गई। वह भला आदमी था, हम बिना मतलब के उससे दूरी बनाकर रख रहे थे। कुछ दिनों बाद माँ की बीमारी का अक्सर ख़त्म होने लगा था। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था। अब वह बहुत सारा घर का काम करने लगी थी। उसे सामान्य देखकर मुझे इत्मीनान होता था। माँ अक्सर कुछ कुछ खाने का व्यंजन बनाने लगी थी। जब बनता तब मुझे उसको देने आने के लिए कहती, जबकि वह खुद भी नीचे जाने के काबिल हो गई थी। बाजार होता भी तैयारियां करने लगी थी। बस जब किराएदार को कुछ देना होता तो वह मुझसे कहती और खुद उनसे बचने की कोशिश करती, यानी किराएदार से वह बराबर फैसला बनाना नहीं भूलती। कभी कभी दोनों आमने सामने होते तो दोनों की निगाहें ज़मीन पर होती। वैसे यह तमीज़ की बात थी, मगर मुझे लगता है यह तमीज़ कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। थोड़े समय बाद वह हमें अपने परिवार का हिस्सा लगने लगा था। मैं उससे बेतुलका होने लगी थी, मगर उसके व्यवहार में शालीनता बनी रहती जो कभी कभी हमें बुरी लगती। हम उसे पर विश्वास और अपनापन बनाए रखते थे। वह भी हमारा आभार मानता, मगर उसका दायरा हमेशा सीमित रहता। कुछ और समय बाद वह कभी कभी बाहर से कुछ खाने पीने की चीज़ लाता तो नीचे से ही आवाज़ लगाकर मुझे बुलाता और दे देता। मुझे अच्छा लगता। हम चाहने लगे थे कि कभी कभार वह ऊपर भी आ सकता है, मगर वह सीढ़ियों की मर्यादा कभी नहीं भूलता। हमसे बात करना भी होता तो वह नीचे से ही आवाज़ देता। उसकी पुकार सुनकर माँ मुझसे ही उसे पूछने को कहती, जबकि वह खुद भी पूछ सकती थी। मैं ऊपर की खिड़की से बात करती तो माँ बगल में खड़ी उसे चुपचाप सुनती, मगर खुद उसके सामने नहीं आती। मुझे माँ की यह बात अच्छी नहीं लगती। कभी कभी मैं माँ से पूछता भी, तुम खुद ही उनसे बात कर सकती थी, पर तुम क्यों मुझे परेशान करती हो? इस पर वह खामोश हो जाती। यही हालत किराएदार की भी थी। उसके पास अनेकों मौके होते जब वह सीधा माँ से अपनी ज़रूरती बातें पूरी कर सकता था, मगर वह भी मुझे ही माध्यम बनाकर। जब कभी वह दोनों सामने होते तो कभी भी नज़र नहीं मिलाते। उनकी सारे काम की बातें में ही उनकी नज़र ज़मीन में ही भेंट चढ़ जाती, यानी वह दोनों एक तब भी फ्री महसूस नहीं होते रहते। उन दोनों के बीच कठोर मर्यादा की दीवार होती। वे दोनों हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते। माँ और मैं दोनों मेरी शादी के लिए परेशान थे। माँ मेरी शादी करना चाहती थी, मगर मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहती कि मेरे चले जाने के बाद माँ का क्या हाल होगा। इसी उधेड़-धुन में मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। इस भारी मुश्किल का समाधान नहीं था। माँ की बीमारी का मुख्य कारण मेरी शादी नहीं हो पाना ही था। माँ हर किसी से मेरे लिए लड़का ढूंढने की बात करती। अच्छा लड़का मिलते ही भी, मगर मेरे लिए वह किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जब मैं लड़के से माँ को साथ रखने की बात करती तो वह भाग खड़ा होता। कुछ दिन पहले एक लड़के ने उसके परिवार वालों से माँ से मेरी शादी की बात की और माँ ने भी शादी की बात पक्की कर दी। मैं यह जानते ही गुस्सा हुई और फिक्र से परेशान हो गई। हम दोनों अपनी अपनी ज़िद पर अड़े रहे। काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी। मैं बिना खाए कॉलेज चली जाती। जब लौटी तो पाती आज चूल्हा ही नहीं जला। माँ की जिद ने उन्हें फिर से बीमार करना शुरू कर दिया था। मेरा मन अब किसी काम में नहीं लगता था, ना घर में और ना ही कॉलेज में। उधर माँ ने शादी की तैयारी शुरू कर दी और ना ही कॉलेज में पड़ोस की चाची के साथ बाजार से खरीदारी करने लगी। उनके पुराने गहने थे, उन्हें पॉलिश करने के लिए दे दिया। एक दिन बैंक में जाकर पापा का फिक्स डिपॉजिट तुड़वा लिया। अब मुझे समझ में आने लगा कि अब बचना मुश्किल है। मैंने निश्चय किया कि एक बार लड़के से मिलकर अपनी शर्त रखूंगी। अगर मान गया तो ठीक, वरना शादी तोड़ दूंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मन को मैं किसके भरोसे छोड़ूं और माँ को किसके भरोसे छोड़कर शादी कर लूं। जो माँ के द्वारा तय की गई तारीख करीब आती त्यों-त्यों मेरी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। इसी परेशानी के बीच एक दिन मैं कॉलेज से लौटकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई दरवाजे के पास पहुँची तो ड्राइंग रूम में से किराएदार और माँ से बात करने की आवाज़ सुनकर मेरे पाँव दरवाजे के बाहर ही ठिठक गए। दरवाज़ा खुला था, मगर पर्दा लगा होने के कारण कोई मुझे बाहर खड़ा देख नहीं सकता था। मेरे लिए यह आश्चर्यजनक बात थी। जिस आदमी ने कभी भी हमारी सीढ़ियों पर पाँव नहीं रखा
और जिस माँ ने कभी भी किराएदार से आंख तक नहीं मिलाई, वह दोनों बातें कर रहे थे। मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैं छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। किराएदार कह रहा था, तुमने इतना कष्ट उठाया और मुझे बताया तक नहीं। माँ की शादी करना तुम्हारी मजबूरी थी, मगर एक बार मुझसे कहकर तो देखा होता। माँ ने कहा, मैं बाबूजी से कैसे कहती? अगर मैं किसी के माध्यम से उन्हें बताती भी तो सिवाय मेरी और उनकी बदनामी के और कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने जब कॉलेज आना बंद किया तो मुझे लगा कि शायद तुम बीमार हो या कहीं बाहर गई हो। एक दिन रूपम ने बताया कि उसी दिन तुम्हारी शादी है। मैं अवाक रह गया। जब तुम्हारी बारात आई तब मैं वहीं था। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। किराएदार ने जवाब दिया। माँ ने सिसकते हुए कहा, तुमने भी तो देर कर दी थी। तुमने अपने परिवार वालों को मेरे घर भेजना चाहिए था। किराएदार ने जवाब दिया, हाँ, इसमें मेरी गलती ही कह सकती हो, मगर मुझे कहाँ पता था कि तुम इतनी जल्दी पराई कर दोगी। दोनों कुछ देर खामोश रहे। सिर्फ माँ के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद माँ की आवाज़ आई, उस दिन जब तुम किराए पर रूम लेने के लिए मेरी बेटी से नीचे बात कर रहे थे, तब मैंने ऊपर खिड़की से देख लिया था। तुम्हारे चले जाने के बाद बेटी ने बताया कि तुम अकेले रहने वाले हो। पहले हमने तय किया था कि किसी अकेले किराएदार को कमरा नहीं देंगे, मगर मुझे तुम्हारी नेक नीयत पर आज भी यकीन था। जवान बेटी के होते हुए भी मैंने तुम्हें रूम देने की हामी भर दी। किराएदार ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी तुम्हें पहली बार देखा तो हैरान रह गया। मुझे अफसोस भी हुआ कि तुम्हारे पति नहीं रहे। उस दिन तुमने बिजली वालों को सबक सिखाया। तब मुझे भरोसा हुआ कि आज भी तुम मेरी मर्यादा का ख्याल है। मुझे अच्छा लगा और हम दोनों माँ बेटी को पहली बार लगा था कि उसके पिता के जाने के बाद भी अब हम सुरक्षित हैं। कोई है जिसे ईश्वर ने हमारी परवाह के लिए भेजा है। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? कौन कौन है? उसने कमज़ोर शब्दों में कहा, तुमसे बिछड़ने के बाद मेरे जीने का हौसला टूट गया था, मगर मुझ पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी थी। पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी करने लगा। घर को व्यवस्थित करते करते पहले माँ गई। माँ के जाने के बाद कुछ महीने बाद ही पापा चले गए। उनके बाद कोई मुझे पूछने वाला नहीं था, नहीं तो मुझसे शादी की बात करता। फिर इतना अरसा गुजर गया कि शादी का ख्याल ही नहीं आया। अब तन्हा हूँ, इसीलिए बातों को सुनकर मेरी आंखें भरने लगती हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद माँ ने कहा, बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही है, मगर वह मुझे अकेला छोड़कर शादी नहीं करना चाहती है। मेरी परेशानी को उसे ज़रा भी ख्याल नहीं है। बड़ी मुश्किल से यह रिश्ता मिला है। मैं किसी तरह तैयार ही तो कर रही थी, मगर उसका कोई भरोसा नहीं कब ना बोल दे। पास पड़ोस वाले ताना देते हैं कि मैं उसकी कमाई के कारण ब्याह नहीं कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। किराएदार ने कहा, उसकी सोच भी सही है, तुम्हें किसके भरोसे छोड़कर जाए। मैं तो उसे इस मामले में कुछ समझा नहीं सकता, मगर मुझे यकीन दिला रहा हूँ। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, मगर मैं तुम्हारे साथ एक किराएदार के रूप में पूरी ज़िंदगी यही बिताकर अपना प्रायश्चित करूँगा। तुम्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा यकीन मानो। जो गलती मुझसे तब हुई थी उसका प्रायश्चित मैं ज़रूर करूँगा। उनकी बातें सुनकर ही मेरी आँखों की परत पर जो आंसू टिके थे बहने लगे। मुझे वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। आज सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरा मन भारी बोझ से मुक्त महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी कोई मुराद पूरी हो गई है। मैं खुद को हक्का और भावुक महसूस कर रही थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई नीचे आई और एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। जी भरकर रो लेने के बाद मैंने माँ को फ़ोन लगाया कि मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। मैंने ऐसा इसीलिए किया कि किराएदार वहाँ से हटकर अपने कमरे में चला जाए, ताकि हम तीनों की मर्यादाएं छुपी रह सकें। मैंने देखा वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर अपने कमरे में चला गया। वह अपने कमरे में तो चला गया था, मगर मेरे अंदर भरोसा इत्मीनान भर गया था। मुझे लग रहा था मानो मेरे माँ से भारी बोझ उतर गया हो। मेरे ऊपर आई तो मैं माँ सुपर सोफे पर बैठी थी। उनकी आंखों के आंसू के कारण सूजी हुई थी। उनके चेहरे पर मेरी शादी से इनकार का खूब खौफ दिखाई दे रहा था।
पिछले कई दिनों से मैं माँ से नाराज़ थी। उसे आज भी मेरी नाराज़गी की आशंका थी, मगर आज मैं खुशी से उसके गले से लग गई। माँ को अजीब सा लगा। उसने मुझे थोड़ा हटकर मेरी आंखों में देखा। मेरी इत्मीनान से बड़ी आंखों को देखकर उससे आश्चर्यित हुआ। मैंने हंसते हुए कहा और उसको गले से सहलाया। फिर अपने गले से लगाते हुए पूछा, सारी तैयारियां हो गई क्या? कुछ बाकी हो तो बता देना। मैं 2-3 दिन कॉलेज नहीं जाऊंगी और तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। माँ मुझे अवाक से देखे जा रही थी। मेरी हंसी, मेरा इत्मीनान उसे भ्रमित कर रहा था। आज मेरी शादी में खुश हूँ कि मेरे जाने के बाद माँ के पास कोई अपना तो है जो उसका जी जान से ख्याल रखेगा। मैं यह जाहिर नहीं होने दिया कि उनके रिश्ते के बारे में जानती हूँ। ज़माना चाहे जो कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे बस यही यकीन है कि हमारे घर के निचले हिस्से में रहने वाला किराएदार कभी भी मेरी माँ की मर्यादा की सीढ़ियाँ नहीं लांघेगा और उनका ख्याल रखेगा। विदाई के वक्त माँ रो रही थी। पास पड़ोस के लोग भी विदाई में शामिल थे। माँ के गले में लगकर मैं खूब रोई। कार में चढ़ते वक्त मैंने देखा कि मेरा किराएदार कार के दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। मैं कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही, मानो मेरी नज़र उसकी आंखों में मेरी माँ के भरोसे को ढूंढ रही हो। मैं अनायास ही उसके पाँव को छूने के लिए झुक गई। वह अवाक सा खड़ा रहा। मैं उसके चरणों से तब उठी जब उसका हाथ मेरे अपने माथे पर महसूस किया। कार चला थोड़ी देर दूर पर जाने लगी थी और मैंने पीछे मुड़कर देखा। किराएदार मेरी माँ के बिल्कुल करीब खड़ा था।